Good morning students. Today's our chapter is manufacturing industry. Today we will study importance of manufacturing, classification of manufacturing, location of industry, what is the role of industry in Indian economy. These are today's topic. First we will discuss about what are the importance of manufacturing. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economy. It's your question. How can we say that manufacturing sector is considered the backbone of development? या explain that manufacturing sector is considered the backbone of development. ये बहुत तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है मैन्युफैक्चरिंग की, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. फर्स्ट पॉइंट इज दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज नॉट हेल्प इन modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy. They also reduce the heavy dependency of people. That means our first point is that manufacturing industries reduce the heavy dependency of people on agriculture sector. What is our point? Our first point is that manufacturing industry reduce the heavy dependency of people on agriculture. Second point is industrial development is a precondition of eradication of unemployment and poverty from our country. It's our second point. जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये प्री कंडीशन है. इरिडिक्शन का मतलब होता है मिटाने की, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी. देखिए जो हमारा पहला है पॉइंट है वही हमारे दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है. पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो हैवी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करती है एग्रीकल्चर. यानी कि अगर मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाऊं जो हमने 9th में भी पढ़ा है और भी हमने 10th में भी पढ़ा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इट सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड. तो उसमें कंडीशन क्या थी कि जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत, 5 लोगों की ज़रूरत थी, 10 लोग काम कर रहे थे, जो 5 थे वो एक्स्ट्रा थे. तो उन 5 को एब्जॉर्व कौन कर रहा है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ के आने से वो जो 5 पीपल वहाँ पे इंगेज थे एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे एब्जॉर्व हो रहे. दैट मीन्स वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. आवर थर्ड पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स. देखिए जो हम मैन्युफैक्चर को एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं. तो बाहर एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ है? एक्सपेंड हुआ है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. जो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जितनी नीड थी उससे ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हुआ है. अंडरस्टूड सी बात है. जब हम अपने तैयार प्रोडक्ट को, रेडी प्रोडक्ट को बाहर जाके सेल आउट करेंगे, बाहर की कंट्रीज़ में सेल आउट करेंगे, दैट मीन्स कि हमें उससे क्या अर्न होगा? फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा. आवर लास्ट पॉइंट इज दैट countries that transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value and prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. देखिए क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उससे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है. तो यहाँ पे ये यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है इसकी एक वाइड वैरायटी है, ठीक है, और वो किस में चेंज होती है? हमारी फर्निश गुड्स में, जिनकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और वही ज़्यादा पैसा लेके आते हैं. ओब्वियसली एक मैं आपको शुगर केन का एग्जांपल समझाती हूँ. सीधे सीधे मान लीजिए शुगर केन एक रॉ मटेरियल, तो शुगर केन को हम ऐसे ही तो अपने कप ऑफ टी में मेल्ट करके नहीं पी सकते ना. तो उससी क्या बनती है? शुगर बनती है. तो जितनी वैल्यू शुगर केन की नहीं होती है उससे ज़्यादा वैल्यू जब शुगर केन से, रॉ मटेरियल से वो शुगर में चेंज हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर नॉट. अब देखिए क्या है हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम. यानी इंडस्ट्रीज़ का नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूट है. देखिए इसमें भी हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है. कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ रेट एंड कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट. याद रखिएगा, टिप्स पर रख लीजिएगा इन चीज़ों को कि 3 चीज़ों से ये बना है. कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ रेट, कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट. इफ वी टॉक अबाउट जीडीपी, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, देन इट्स प्रोवाइड 17% जीडीपी. Industrial industry provide 17% GDP in our national economy. If we talk about growth rate, then our growth rate is 7% per annum. कितना है? 7% per annum. और desired कितना है? 12%. That means first point is contribution of GDP is 17%. Second point is contribution of growth rate is 7%.
इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की कि हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइड, देन इट्स प्रोवाइड 12% ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रेट, हाउ मच 12% employment rate. Okay, now we will discuss about industrial location. When we set up an industry, think about it that कि what factors we need. If we establish our own industry, think that what factors are we needed. हमें कौन कौन से factors चाहिए. थिंक दैट सबसे पहले क्या चाहिए हमें, अगर हमें कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, हम शुगर केन का एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, केशर शुगर फैक्ट्री का। केशर शुगर फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल रहा है शुगर केन, एज अ शुगर केन। तो कोई भी इंडस्ट्री को जब हम लोकेट करते हैं या कोई भी इंडस्ट्रीज़ को जब हम सेटअप करते हैं तो पहला जो पॉइंट है हमारे दिमाग में वो क्या आता है? रॉ मटीरियल। क्या आता है कि रॉ मटेरियल। व्हेन वी सेटअप अ इंडस्ट्री देन वी नीड अ रॉ मटेरियल। उसके बाद आती है पावर। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए बिजली की ज़रूरत, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। देन सेकेंड पॉइंट इज पावर। देन व्हेन वी सेटअप अ इंडस्ट्री वी नीड पावर। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है, देखिए फर्स्ट हो गया रॉ मटेरियल जो नीड है किसी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। सेकेंड है हमारा पावर, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए। सेकंड क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर। वी नीड स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर टू सेटअप अ इंडस्ट्री। हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर चाहिए जब हम कोई भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं। तो आर सेकेंड थर्ड पॉइंट इज लेबर। थर्ड देखिए चीज़ें, रॉ मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, पावर है हमारे पास, लेबर है हमारे पास। अब तो हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ताकि जो भी चीज़ हमने प्रोड्यूस किया है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो वी नीड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? ट्रांसपोर्टेशन की, ताकि ईजीली जो चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। अब हमें क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। मार्केट क्यों चाहिए हमें? मार्केट हमें इसलिए चाहिए कि तो जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसके लिए हमें एक प्रॉपर मार्केट मिल जाए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल आउट कर सकें। लास्ट का जो पॉइंट है हमारा वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए जब हम कोई भी चीज़ को सेटअप करेंगे, कोई भी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन ना हो, नोज पॉल्यूशन ना हो, लोगों को किसी तरीके से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट क्या था? पावर। तीसरा पॉइंट क्या था? लेबर। चौथा पॉइंट क्या था? ट्रांसपोर्ट। और पांचवा पॉइंट क्या था? मार्केट। और छठा पॉइंट क्या था? गवर्नमेंट पॉलिसीज। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स वी नीडेड टू सेट अप अ factory, या what are the location of industry to set up a industry. That means first point is raw material, second point is labor, third point is power, fourth point, आप इसे किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट को, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में हमारा रॉ मटेरियल ही आएगा, सेकेंड में पावर आएगा, फिर लेबर हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, मार्केट्स हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज़ इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, माचिसेस, scooters, automobiles, medicines and so on. If we classify the various industry based on a particular certain creation, then we would be able to understand their manufacturing better. Industry may be classified as follow. देखिए जो भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे हम वो बात करें ट्रांजिस्टर्स की, चाहे वो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब्स की, या वेजिटेबल ऑयल्स की, या सीमेंट्स की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्टिकुलर कैसे क्रिएट हुई हैं, ठीक है, कौन से क्रिएशन से आई हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो ये सब जानने के लिए हमें पहले क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, आपका 5 मार्क्स में भी आता है। जब आपको 5 मार्क्स में आएगा तो इनको क्लासिफाइड कर दिया, मतलब इनका क्या पूछेगा? ये पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अगर ये 3rd मार्क्स के क्वेश्चन पे आएगा तो आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा, एग्रो बेस्ड पूछ लिया जाएगा, लाइट और हैवी पीस पूछ लिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 1 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क्स में आपका अलग अलग आएगा, डिफाइन अबाउट एग्रो बेस्ड, डिफाइन अबाउट मिनरल बेस्ड,
ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको करिएगा, जैसे मैं आपको करा रही हूँ, टिप्स बेसिस पे हम इसको रट लेंगे। तो पहला क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए जब रॉ मटेरियल दिमाग में आता है तो दो चीज़ों में क्लासिफाइड होती है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। ठीक है, क्या होती है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। व्हेन वी ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, जब हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, एग्रीकल्चर से लेते हैं, दैट इट्स कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या कहलाती है ये हमारी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर एंड शुगर है, टी, कॉफ़ी, इडेबल ऑयल, ये सारी हमारी किस में आएंगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएंगी। उसके बाद हमारा क्या है, मिनरल बेस्ड। रॉ मटेरियल ऑब्टेन बाय मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड। जो भी रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाता है, मिनरल से लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मिनरल बेस्ड। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, मशीन्स है, टूल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो क्या था हमारा रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल में था बेस्ड ऑन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। दूसरा हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द मेन रूल। देखिए पहला क्या है हमारा, कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होती है, इसमें हमारा बेसिक और की इंडस्ट्रीज, अकॉर्डिंग टू द मेन रूल में बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर, सिमल्टिंग, एल्युमिनियम एंड स्मेल्टिंग। ये वो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल्स में बनाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को, मतलब कि ये बेस्ड होती हैं दूसरे प्रोडक्ट का, जैसे कि आयरन है, स्टील है, कभी कभी हम इनको मिक्स करते हैं ना दूसरे चीज़ों को बनाने के लिए, तो जो बेस के लिए दी जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। दूसरा हमारा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो होती हैं दैट प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। वो चीज़ें जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है उनको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन्स हैं, फैंस हैं, एक्स्ट्रा, मतलब जो कि हमें फाइनल मिलते हैं। तो पहला हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें क्या था, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। दूसरा क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रूल। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, और सेकंड है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। फिर हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं, स्मॉल एंड लार्ज। लार्ज जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है मोर देन 1 करोड़, कितना होता है, मोर देन 1 करोड़। लार्ज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच द इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज in which the investment below the 1 करोड़, यानी कि जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा होगा वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी, और जिनमें 1 करोड़ से कम होगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी। फिर हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला है पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। पब्लिक जो सेक्टर्स होते हैं ये किसके थ्रू रन किया जाता है, एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल के थ्रू जो रन किया जाता है उसको हम प्राइवेट कहते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड सेपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। पब्लिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो किसके अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, चाहे वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का हम एग्जांपल ले लें या सेल का ले लें। याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर आर दो सेक्टर विच आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं, जो किसके थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, इंडिविजुअल के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे टिस्को है, बजाज है, रिलायंस है, डाबर है, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स है। गवर्नमेंट सेक्टर्स अंडर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर दोज रन बाय द इंडिविजुअल। जॉइंट सेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए जो जॉइंट सेक्टर्स होते हैं उनको रन किया जाता है स्टेट और इंडिविजुअल ग्रुप के साथ, यानी कि जो एक पर्टिकुलर पीपल है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जब जॉइंट वेंचर में काम करता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, जॉइंट इंडस्ट्रीज। जॉइंट इंडस्ट्रीज का मतलब है जब जॉइंटली काम करता है पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल और एक इंडस्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की, जिसे एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके चलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे कि हमारा शुगर फैक्ट्रीज में जो होती है ना सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसका एग्जाम्पल है।
ठीक है। देन कोऑपरेटिव सेक्टर आर दोज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। एक बार और रिवीजन लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में था एग्रो बेस्ड obtained by the agriculture industries and mineral based obtained by a मिनरल इंडस्ट्री। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ की रोल, इसमें था आपका कि जो भी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स का बेस बनते हैं, ठीक है, उनको सप्लाई किया जाता है, जैसे कि आयरन है, स्टील है। उसके बाद था कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करते हैं उन्हें कंज्यूमर इंडस्ट्री कहा जाता है। फिर है आपका ऑन द रोल ऑफ लाइट एंड हैवी, उसमें है आपका जो लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल में मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड लेस देन 1 करोड़ इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर है ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फर्स्ट था आपका पब्लिक सेक्टर इज रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर इज रन बाय इंडिविजुअल एंड अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। फिर आपका था लास्ट में, उसके बाद आपका था जॉइंट सेक्टर। जॉइंट इंडस्ट्री में क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन जॉइंट बाय स्टेट और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर। उसके बाद हमारा आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल लाइक शुगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। देखिए बल्की का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैवी। दैट मीन्स इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ों में क्लासिफिकेशन हुआ है, हैवी एंड लाइट। हैवी का मतलब होता है हैवी इंडस्ट्रीज मतलब सच एज आयरन एंड स्टील, जिनका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। लाइट क्या है, लाइट इंडस्ट्रीज दैट आर यूज लाइट रॉ मटेरियल, जो लाइट रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक, अब आपको मैंने ये सारी चीज़ें करा दी हैं, अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद हमारा आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर, वाइस वर्सा। देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रिलेट कर रही है, बस नेम थोड़ा सा चेंज हो गया है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेकेंडरी सेक्टर में रोल क्या है, तो सब पहला क्या है, इट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। सेकेंड क्या है, इट प्रोवाइड फूड। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा हमारा, इट प्रोवाइड फूड टू इंडस्ट्री। सेकेंड क्या है, इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्री। ये इट्स अ कॉमन पॉइंट बिटवीन व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर। इट्स अ कॉमन पॉइंट दैट इट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड कैपिटल, लैंड कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड मार्केट, रॉ मटेरियल, तभी तो मार्केट प्रोवाइड हो रहा है इंडस्ट्री को। दीज आर आर पॉइंट्स एंड आर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड सर्विसेज, इट्स प्रोवाइड टूल्स। सर्विसेज हमारा ट्रेजरी सेक्टर में आता है। इट्स प्रोवाइड टूल्स एंड मशीन्स टू द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड क्या आता है, इट्स प्रोवाइड फर्टिलाइजर टू प्राइमरी सेक्टर। थर्ड क्या आता है, दैट इज आवर कॉमन पॉइंट, इट रिड्यूस हैवी डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। क्या रिड्यूस करती है, जो हैवी डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर की वो रिड्यूस करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन टेक्सटाइल इन इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी. जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिकॉज इट कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. 14% एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है? 14% कंट्रीब्यूशन कर रही है और 35 मिलियन पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट दे रही है. कितना एम्प्लॉयमेंट दे रही है? 35 मिलियन पर्सनस को डायरेक्टली. द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर के बाद जो टेक्सटाइल है वो सेकेंड लार्जेस्ट है. और जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही है कितना? अबाउट 24.6%. 4% GDP है. ये याद रखिएगा कि GDP इट्स कंट्रीब्यूट 4% GDP, 24.6% फॉरेन एक्सचेंज, 35 मिलियन पर्सनस एम्प्लॉयमेंट एंड 14% कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी. Is that clear? What is the role of textile industry in Indian economy? That is, answer is it's provide 14% contribution in Indian economy. 35 it provide employment about 35 million person, and it's earn foreign exchange about 24.6%. It contributes 4% GDP. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain from raw material to the highest value added. देखिए ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो सेल्फ रिलियंट बनाती है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, और जो रॉ मटेरियल है उसकी जो वैल्यू है उसको और भी ज़्यादा हाई करती है. फिर इसमें हमारा आता है टेक्सटाइल में, फर्स्ट आता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल. आप देख सकते हैं कि ये जो एक चेन बनी है फाइबर प्रोडक्शन की, फाइबर प्रोडक्शन स्पिनिंग है, वीइंग है, डाइंग है, गारमेंट्स है, ये सपोर्ट करती है अदर इंडस्ट्रीज़ को भी. ठीक है. और अगर हम स्पिनिंग की बात करते हैं तो इसमें रॉ फाइबर से स्पिनिंग होती है. स्पिनिंग होने के बाद यार्न होता है, वीविंग नीटिंग के बाद फैब्रिक बनता है, डाइंग और फिनिशिंग और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो एक प्रॉपर गारमेंट बन के तैयार होता है वो हमारे सामने आता है. ठीक है. अब कॉटन टेक्सटाइल. In ancient Indian, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the spinning and after the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि किस तरीके से जो हमारी कॉटन मिल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई जब वो किससे कम्पीट नहीं कर पाई? मिल मेड क्लॉथ से कम्पीट नहीं कर पाई. और क्या हुआ कि जो एक कॉटन है उसका जब एक सिंथेटिक डुप्लीकेसी जब आई इंडिया में तो उसके बाद से जो कॉटन मिल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती चली गई. एज ऑन 30 नवंबर 2011 देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्क इन द कंट्री. अबाउट 80% of these are in private sector and the rest in the public and cooperative sector. Apart from these there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. देखिए 2011 में क्या है कि पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप होने लगी. जो 18% है वो प्राइवेट सेक्टर को गई और जो रेस्ट थी वो गवर्नमेंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर को गई. इसके अलावा सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज 4 to 10 looms. कितनी है? 4 to 10 looms. In the early years, the cotton textile industries were concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra. देखिए जो cotton growing belt है वो सबसे ज़्यादा हमारी महाराष्ट्र एंड गुजरात में है. क्यों? क्योंकि क्या किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट contributes toward its location. देखिए it's your 5 marks question. What are the features that most of the cotton mills situated in Maharashtra? Then क्यों है? सबसे पहले क्या है? रॉ कॉटन. देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन इज मोर. मार्केट, प्रॉपर मार्केट इज प्रोवाइडेड. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन विद इन द सिटी विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री इज अवेलेबल. पोर्ट फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल. लेबर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर आर अवेलेबल. तो यहाँ तक मैंने भी आपको पढ़ा दिया है. अब जो है मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रही हूँ. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आगे हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे.